गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 4 अगस्त के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ। कोटेशन गोज लाइक, इफ योर पाथ इज मोर डिफिकल्ट इट्स बिकॉज योर कॉलिंग इज हायर। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब यही है क्योंकि आपका जो गोल है वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर है। अगर गोल आपका उतनी ऊंचाइयों पर नहीं होता तो उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज भी नहीं आती। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए अपने गोल को अचीव करना है, या फिर दूसरा एक इजी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने गोल को ही चेंज कर दीजिए। सो नाउ द डिसीजन इज अप टू यू। अगर मुश्किल गोल चुना है तो डेफिनेटली डिफिकल्टीज भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में देखेंगे सबसे पहले। देन गैलापागोस आइलैंड के बारे में भी एक क्वेश्चन है, हैमर मिसाइल के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, हेम्बोल्ट करंट के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें सार्क कंट्रीज के बारे में भी एक क्वेश्चन है, अगाती आइलैंड को भी देखेंगे, इंदिरा रसोई योजना के बारे में पढ़ेंगे, ई इनवॉइसिंग, पोसाइडन, आई वन नेशन वन कार्ड के बारे में भी क्वेश्चन है। फाइनली सबको हम रिवाइज करेंगे। जो मार्किंग स्कीम है वो हमारी कुछ इस तरीके से, अगर अपर टू ब्रैकेट्स में स्कोर आता है तो आपका वो सेफ जोन में होता है, मतलब आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है, मतलब मोर देन इक्वल टू 60% अगर आप स्कोर करते हैं तो यहाँ पे प्रीलिम्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर नीचे के ब्रैकेट में स्कोर आता है, मतलब 6 से कम अगर आपका स्कोर है, 1 2 3 4 5 अप टू आपका स्कोर आता है, तो दोबारा से इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर पूछा गया। रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली है, इट इज अ टेस्ट फॉर कोविड-19 ऑन स्वॉब नेसल सैंपल्स दैट डिटेक्ट्स एंटीजन। इसके अंदर बेसिकली टेस्ट किसका है, कोविड-19 का टेस्ट है, और इस टेस्ट के अंदर स्वॉब नेसल सैंपल जो होते हैं वो लिए जाते हैं। हो सकता है इट्स अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट परफॉर्म्ड इनसाइड द कन्वेंशनल लैब सेटिंग्स। ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है जिसको लैब सेटिंग के अंदर किया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन क्विकली। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट के अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्विकली मिल जाते हैं, जल्दी से मिल जाते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट देखी जाए तो क्या कोविड-19 का टेस्ट है, ये तो सबको पता है, हमने काफी पढ़ा है आरटीपीसीआर के बारे में और साथ में रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में। तो ये तो पहले जो स्टेटमेंट का पहला पोर्शन है वो तो ठीक हो गया। क्या इसमें स्वॉब नेजल सेंसर, मतलब आपके नेजल रीजन से सैंपल लिए जाते हैं? तो यस, इसके अंदर जो सैंपल्स लिए जाते हैं वो नेजल रीजन से लिए जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है ठीक। क्या ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है? यस, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट तो ये है, लेकिन इसको लैब सेटिंग्स के अंदर नहीं लिया जाता। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो लैब्स के बाहर लिया जाता है, तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है अगर आरटीपीसीआर से इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो क्विकली आ जाते हैं, इसमें कम टाइम लगता है कंपेयर टू अदर टेस्ट। और अभी तो आपको पता है कि हम इजराइल की जो यहाँ पे टीम आई है वो कोविड-19 की टेस्टिंग के ऊपर काम करी, जिससे तो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं 30 सेकंड्स में मिल जाएंगे, तो वो और भी काफी जल्दी होगा। इसके अंदर 2 से 3 दिन लग जाते हैं रिजल्ट आने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब पूछा गया कि एंटीजेंस क्या होते हैं। देखिए, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। एंटीजेंस जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो मतलब हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए एंटीजन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो बी सेल्स होते हैं जब वो एंटीजन के साथ मिलते हैं, एंटीजन के साथ उनका एक्सपोजर होता है, तो वो एंटीबॉडीज जो होती है वो बन जाती है, जो कि वाई शेप की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड की लोकेशन के बारे में पूछा है। ये न्यूज में था, क्यों था वो भी देखेंगे। क्या ये इक्वेडोर के ईस्ट में है, इक्वेडोर के वेस्ट में है, इक्वेडोर के साउथ में, या फिर नॉर्थ में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार मैप पे देखिए, तो यहाँ पे ये इक्वेडोर है। गैलापागोस आइलैंड जो है वो इक्वेडोर का ही पार्ट है। रिसेंटली यहाँ पे 260 चाइनीज फिशिंग वेसल्स को देखा गया है, और इसी वजह से इक्वेडोर जो है उसने अपनी चिंता जो है यहाँ पे जाहिर की है, और इसी चीज को लेके ये न्यूज में था गैलापागोस आइलैंड। तो यहाँ पे लोकेशन क्या है, वेस्ट ऑफ इक्वेडोर में, इक्वेडोर की वेस्ट डायरेक्शन में। बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। और चाइनीज फिश शिप्स जो है उनकी वजह से ये एरिया न्यूज में था। मैंने आपको पहले ही बताया गैलापागोस आइलैंड जो इक्वेडोर का ही रीजन है, और इसमें कुछ रीजन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था वो 1935 में बना दिया गया था, और बाद में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, जो ये रीजन था जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये न्यूज में था करंट अफेयर्स में, तो लोकेशन पूछी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग हैमर मिसाइल। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली अग्रीड टू सप्लाई हैमर मिसाइल टू इंडिया। तो अभी कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया को हैमर मिसाइल सप्लाई करने के लिए अग्री हो गई है? क्या वो इजराइल है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हमने राफेल को
इंपोर्ट किया है और अभी कुछ राफेल्स जो हैं वो अभी भी हमारे जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, जो हमने एमसीक्यूज में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे जो मिसाइल इसके ऊपर लगाई जाती है विच इज द हैमर मिसाइल, यहाँ पर फ्रांस ने हमें कहा है कि हम हैमर मिसाइल भी आपको सप्लाई करेंगे ताकि इसे राफेल के अंदर यूज किया जा सके। बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से दिखती है और इस तरीके से माउंट करी जाती है राफेल के अंदर। हैमर मिसाइल की बात करें तो ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, मतलब ये जो फाइटर पायलट है हमारे एयर से इसे फायर करेंगे और ग्राउंड में जो टारगेट होते हैं, टैंक्स हो सकते हैं या फिर दूसरी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, उनको टारगेट इसके अंदर किया जाएगा। रेंज इसकी 60 to 70 किलोमीटर रहती है। मीडियम रेंज की ये मिसाइल है। इसकी फुल फॉर्म, हैमर की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो वो हेम्बोल्ट करंट के बारे में पूछा गया। हेम्बोल्ट करंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 स्टेटमेंट देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसे हमने न्यूज में डिस्कस क्यों किया। पहला है इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरू करंट। जो हेम्बोल्ट करंट है इसे पेरू करंट भी कहा जाता है। इट इज अ कोल्ड करंट। आपको पता है वार्म करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स होते हैं, तो ये जो है कोल्ड करंट है, हो सकता है। इट इज अ लो सैलिनिटी करंट। तो यहाँ इसमें जो करंट है इसका नेचर दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स की जो सैलिनिटी है इसके अंदर वो काफी कम होती है। इट्स अ हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो ये जो करंट है इसके आसपास का जो इकोसिस्टम है वो हाईली प्रोडक्टिव होता है। फिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इसको कहा जा रहा है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए लोकेशन देख लेते हैं पहले एक बार। तो यहाँ पे ये हेम्बोल्ट करंट है हमारा, जो कि ये नीचे चिली वाला रीजन है, फिर इक्वाडोर भी आता है ऊपर, ये देखिए। और यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड है और गैलापागोस आइलैंड के यहीं पे 250 वेसल, फिशिंग वेसल जो थी चाइनीज की, वो देखी गई थी और इसी वजह से इस पे क्वेश्चन बनाया गया है। तो दिस इज द गैलापागोस आइलैंड जहां पे हेम्बोल्ट करंट जाता है एंड इट इज अ कोल्ड करंट, जिसे पेरू करंट भी कहते हैं क्योंकि पेरू रीजन भी जो है वो बिल्कुल पास में पड़ता है। लो सैलिनिटी करंट है और लो सैलिनिटी है इसी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है इस एरिया की, फिशेज वगैरह काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। तो हेम्बोल्ट करंट जो है हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है और ऐसा कहा जाता है इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव ईस्टर्न बाउंड्री करंट सिस्टम। तो ईस्टर्न बाउंड्री करंट सिस्टम का इसे मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है और इट अकाउंट्स फॉर रफली 80 to 20% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइड मरीन फिश कैच। तो जो पूरा मरीन कैच, मतलब जो फिशेस टोटल कैच करी जाती है, जो पूरी दुनिया के अंदर फिशेस कैच करी जाती है, उसमें से 18 से 20% सिर्फ इसी रीजन से ही कैच करी जाती है। तो प्रोबेबली चाइनीज जो है अपनी जो यहाँ पे वेसल्स है इसी वजह से भेज रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत ही प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, यहाँ पे काफी सारी फिशेस मिलती हैं, तो प्रोबेबली चाइनीज अपनी जो वेसल्स हैं उनको यहां पर इसी वजह से भेज रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है बिकॉज इट्स अ कोल्ड करंट, जो अगस्त का महीना होता है इस टाइम पर जो प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब फिशेस जो होती हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे आती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा होते हैं, उसके पीछे फिशेस आती हैं और फिर कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मरीन स्पीसीज यहाँ हो जाता है। देन जो कैच होता है, जो यहाँ पे फिशरमैन निकलते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, उनका जो कैच होता है, अमाउंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होगा हमारा आंसर डी, क्योंकि चारों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 5। सार्क के बारे में पूछ रहा है। सार्क के बारे में क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि अभी क्वाड्रिलेटरल एक मीटिंग जो वो करी गई है चाइना के द्वारा, उसमें 3 सार्क की कंट्रीज को इसके अंदर ड्रॉप इन किया गया, उनको बुलाया गया और इंडिया को यहां पे इग्नोर किया गया। सार्क कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि सार्क और एक और इससे मिलती जुलती ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बिम्स्टेक। वहां पे जो नंबर ऑफ कंट्रीज है कुछ थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है कंट्रीज के बीच में, और इसी वजह से क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको पता होना चाहिए किस ब्लॉक के अंदर कौन सी कंट्रीज है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी कंट्री ऐसी जो है इसके अंदर जो सार्क की मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान क्या सार्क की मेंबर नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स, म्यांमार। सोचिए कि यहां पे पूछा है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो सार्क की मेंबर नहीं है इन सब में से, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, चाइना ने कोविड को डिस्कस करने के लिए 3 कंट्रीज जो थी सार्क की उसको बुलाया था, जिसमें पाकिस्तान एक है, देन अफगानिस्तान है एंड देन नेपाल है। तो मतलब ये 3 कंट्रीज तो हो गई सार्क की कंट्रीज। तो अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान तो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा और कौन सी ऐसी कंट्री है जो सार्क की कंट्री, और हमें बताना है कौन सी कंट्री सार्क के अंदर नहीं आती है। तो अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, इंडिया है यहाँ पर, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे मालदीव्स भी है। लोकेशन इसके नीचे है मालदीव्स। तो यहाँ पे 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड एरिया की बात करें तो 3% है, ज्यादा नहीं है, और ग्लोबल इकोनॉमी भी कुछ ज्यादा नहीं है, 3.8% है। तो यहाँ पे मालदीव्स जो है वो भी इसका एक पार्ट है। तो सिर्फ एक म्यांमार ही बची जो कि बिम्स्टेक का मेंबर है लेकिन सार्क का मेंबर नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वाड के ऊपर यहाँ पे मीटिंग करी गई है तो सार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अगती आइलैंड के बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट अगती आइलैंड के बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अगती आइलैंड।
इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 459 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई इन ईस्टर्न डायरेक्शन। तो जो हमारा नीचे चेन्नई पड़ता है उससे 459 किलोमीटर दूर ये ईस्टर्न डायरेक्शन में पड़ता है, हो सकता है। नेक्स्ट है इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ कवरती आइलैंड। तो कवरती आइलैंड जो है उसके ईस्ट में ये लोकेट करता है, ये भी हो सकता है। फिशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ आगती। आगती के अंदर जो सबसे ज्यादा यहाँ पे काम किया जाता है, व्यवसाय किया जाता है, दैट इज फिशिंग। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, न्यूज में इस वजह से था बिकॉज रिसेंटली जो सदर्न ब्रांच है एनजीटी की, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने एक इंटरिम स्टे दिया है कि यहां पर अगती आइलैंड के ऊपर कोकोनट ट्रीज जिसको गिराया जा रहा था वो अब नहीं किया जाएगा। कोकोनट ट्रीज अगती आइलैंड है कहां पर, लक्षद्वीप के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहां पे तो आपका बे ऑफ बंगाल है और यहां पे अंडमान निकोबार पड़ता है। वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी और लक्षद्वीप यहां पे पड़ता है। तो ये जो पहली स्टेटमेंट थी कि ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ चेन्नई, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगी बिकॉज इट इज नॉट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ चेन्नई। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। लिखा है इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ कवरती आइलैंड, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि कवरती आइलैंड के ईस्ट के अंदर ये नहीं करता है। अभी हम देखेंगे कि कहां पे ये फॉल करता है। देन क्योंकि आइलैंड है, चांसेस काफी ज्यादा है कि यहाँ पे फिशिंग की जो एक्टिविटी होगी वो इसका एक मेजर इंडस्ट्री होगी, वहीं से लोग ज्यादातर व्यापार करते होंगे। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और स्टेटमेंट्स। तो लोकेशन कैसे है, डिस्टेंस ऑफ 459 किलोमीटर, कहां से, कोची केरला से। एट द सेम टाइम कवरती आइलैंड कहां पे, लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ कवरती आइलैंड। फिशिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, लोकेशन मैप पे देख लीजिए एक बार इसकी। तो यहां पे आप देख रहे हैं ऑन द वेस्टर्न साइड है किसकी, कोची की, और यहां पे आपकी जो लोकेशन है अगती की, दिस इज द अगती एंड कवरती के वेस्टर्न साइड पर है ये। तो यहां पे हमारी जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट थी वो गलत थी और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगती के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनजीटी ने इसको दोबारा से न्यूज में ला दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। इंदिरा रसोई योजना के बारे में क्वेश्चन है, पूछा गया इंदिरा रसोई योजना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है इट विल बी स्टार्टेड बाय स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा स्टेट जो है इसको स्टार्ट करने जा रहा है, हो सकता है। अ परमानेंट किचन विद द प्लेस फॉर पीपल टू सिट विल बी एस्टैब्लिश। तो यहाँ पे एक परमानेंट किचन बनाया जाएगा जहां पे लोगों के बैठने की जगह भी होगी और फिर वहां पे बैठ के वो खाना खा सकेंगे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज यहां पे राजस्थान गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया है कि वो बहुत जल्दी इंदिरा रसोई योजना को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले अन्नपूर्णा योजना को स्टार्ट किया गया था लेकिन वो इससे थोड़ी सी अलग थी क्योंकि यहां पे फूड वैन्स जो होती थी वो खाने को प्रोवाइड करती थी, लेकिन यहां पर एक परमानेंट किचन बनाया जाएगा और 20 रुपए की थाली होगी जिसमें 12 रुपए की सब्सिडी होगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट देगी और यहां पे लोगों को सिर्फ 8 रुपए देने पड़ेंगे इस खाने के लिए, बेनिफिशियरीज को सिर्फ 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहां पे परमानेंट किचन बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज इनिशिएटेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, रादर इट विल बी इनिशिएटेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे ई इनवॉइसिंग के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा गया ई इनवॉइसिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज लॉन्च बाय सीबीआईटी, इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने लॉन्च किया है, हो सकता है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल दोज बिजनेसेस जहां पे टर्नओवर 5,000 करोड़ से ज्यादा है, उनको अब ये सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, हो सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट विल हैव एक्सेस टू रियल टाइम डेटा एज द बिजनेस ट्रांजेक्शंस मूव थ्रू द रियल वर्ल्ड। यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उनके पास रियल टाइम डेटा रहेगा क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है अब वो इस सिस्टम के थ्रू होंगी, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ई इनवॉइसिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। टिल नाउ अभी तक क्या प्रैक्टिस हो रही थी, कंपनीज जो है चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, वो अपना ही मैकेनिज्म यूज करती थी इनवॉइस को जनरेट करने के लिए और इसी चीज की वजह से काफी ज्यादा फोर्जरी होती थी, काफी ज्यादा ये इनवॉइसेस नकली होते थे, बायर्स को भी मैनिपुलेट किया जाता था। इस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट एंड सीबीआईटी एक साथ आए और ई इनवॉइसिंग का जो सिस्टम था उसको शुरू किया ताकि रियल टाइम डेटा उनको मिल पाएगा, फोर्जरी काफी हद तक रुक जाएगी, ट्रांसपेरेंसी से आएगी और डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी हेल्प मिलेगी। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट तो हो जाती है ठीक, लेकिन यहां पे जो टर्नओवर की यहां पे लिमिट ली गई है दैट इज टर्नओवर विद अ टर्नओवर मोर देन 500 करोड़। तो 500 करोड़ से ज्यादा का अगर टर्नओवर है तो वहां पर ये ई इनवॉइसिंग जो होगा वो मैंडेटरी हो जाएगा। तो 5,000 करोड़ नहीं है, 500 करोड़ है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर विल बी ए क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पोसाइडन के ऊपर है। पोसाइडन 8I के बारे में कहा है कि कौन सी कंट्री से इंडिया पोसाइडन 8I को एक्वायर करा। मैं आपको बता दूं ये नेवी के लिए यूज होने वाला एक एयरक्राफ्ट है। तो सोचिए क्या आंसर होगा, क्या फ्रांस से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, इजराइल से या यूएस से। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो ये जो एयरक्राफ्ट है हम ले रहे हैं डी यूनाइटेड स्टेट से पोसाइडन। यहां पे इंडिया ने फॉर्मली कहा है कि हम 6 नए लॉन्ग रेंज पोसाइडन जो है वो लेने वाले हैं एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट से। कुछ इस तरीके से दिखता है।
और यहां पे अब खासियत की बात करी जाए कि हमने नए ऑर्डर्स क्यों दिए, बिकॉज सी यहां पे इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर रडार्स लगे होते हैं, हार्पून मिसाइल जो है वो भी इसके अंदर लगी होती है, MK54 लाइट वेट टॉर्पीडोज जो होते हैं वो भी इसके अंदर लगे होते हैं। तो सर्वेलेंस के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है अगर इंडियन ओशन में हम पूरे तरीके से सर्वेलेंस करना चाहते हैं। और वैसे भी इंडियन ओशन में आप जानते हैं चाइनीज जो है उनका डोमिनेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरीके से हमें अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। यहां पे रिसेंटली एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दी गई है कि हमें और 6 नए P8I जो है वो चाहिए, और यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसे प्रोवाइड करेगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट वन नेशन वन कार्ड के बारे में पूछा गया। वन नेशन वन कार्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन इसके बारे में सही है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है। पहली कहती है अ बेनिफिशियरी ऑफ अ राशन कार्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन इन द कंट्री कैन अवेल राशन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन की जो पहले प्रॉब्लम हुआ करती थी उसको इमेटीरियल बना दिया यहाँ पर कि विदाउट एनी लोकेशन प्रॉब्लम NFSA के अंदर बेनिफिशियरी जिसके पास कार्ड है उसको राशन जो है वो दिया जाएगा। इट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसे ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे न्यूज थी रिसेंटली कुछ नए स्टेट्स के अंदर इसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 20 स्टेट्स के अंदर और यूटीज के अंदर इसे इंप्लीमेंट किया जा चुका है, जिसमें आंध्र प्रदेश भी है, बिहार भी है, दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट जो है वो इंक्लूडेड है। यहाँ पे वन नेशन वन कार्ड का नाम से ही पता चल रहा है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो तो कॉमन सेंसिकल हो जाती है कि एक ही नेशन और एक ही कार्ड, पूरे नेशन में चलने वाला एक ही कार्ड। अभी क्या होता था, स्टेट वाइज कार्ड होते थे, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई इंडिविजुअल मूव करता था तो वहां पे राशन कार्ड नया बनवाना पड़ता था, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो यहां पे वन नेशन वन कार्ड होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वो अपना राशन किसी भी स्टेट से ले सकता है। आंसर हो जाएगा सी। कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था और इसके थ्रू अराउंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को हम लोग यहां पर सब्सिडाइज प्राइस के अंदर वेरियस फूड आइटम्स जो प्रोवाइड करते हैं। जैसे राइस जो है 3 रुपए में दिया जाता है, व्हीट 2 रुपए में दिया जाता है और मिलेट्स जो है वो 1 रुपए में दी जाती है। तो यहां पे बेसिकली पूरा पर्पस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो मिनिमाइज प्राइस होता है, जो आपका सब्सिडाइज प्राइस होता है, उसके अंदर फूड की अवेलेबिलिटी कराई जा सके, और ऐसा किया भी गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर मिड डे मील स्कीम चल रही है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये भी इसके अंदर है, एंड PDS भी इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। विद इन 2 मिनट्स में इसे रिवाइज करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रिविजन, इसको मिस मत करिएगा। सेकंड रिविजन इसके कल करिएगा। चलिए, तो हमने शुरुआत करी थी रैपिड एंटीजन टेस्ट से। ये टेस्ट होते हैं पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होते हैं, मतलब लैब के बाहर, लैब की सेटिंग्स के बाहर इसको किया जाता है। स्वैब टेस्ट होते हैं, नीजल सैंपल इसमें लिया जाता है और क्विकली 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इसके अंदर। एंटीजन क्या होते हैं ये भी हमने देखा था। देन हमने डिस्कस किया था गैलापागोस आइलैंड के बारे में। वेस्ट ऑफ इक्वाडोर है, यहाँ पे चाइनीज शिप्स जो है वो फिशिंग के लिए आई थी और इसी वजह से इक्वाडोर का ये पूरा का पूरा इशू जो था न्यूज में दिया गया था। फिर हमने हैमर मिसाइल के बारे में देखा था। फ्रांस से भी हमने रफेल लिए हैं और उसी के ऊपर लगती है हैमर मिसाइल, जो कि एयर टू अर्थ मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और 60 to 70 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। मिडिल रेंज की मिसाइल है। इसके फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया था हेम्बोल्ट करंट के बारे में। ये भी चाइनीज फिशेस जो आपके इक्वाडोर वाला रीजन, गैलापागोस वाला, वहां पे आई है, इस वजह से इसके ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया था। यहां पे बात करें जैसे पेरू करंट भी कहते हैं, कोल्ड करंट है, लो सैलिनिटी होती है और फिशेस ज्यादा होती है, जो एक रीजन बना है चाइनीज शिप्स का यहां पर आने का, क्योंकि अगस्त का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब यहाँ पे फिशेस, जो फिश कैच होता है वो काफी ज्यादा हो सकता है। ये एक लोकेशन जो है वो भी ध्यान रखिएगा। पेरू भी यहीं पे है, इसी वजह से इसे पेरू करंट कहा जाता है। देन हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सार्क के बारे में। जो 7 मेंबर्स हैं, पूछा गया था कौन सा इसमें मेंबर नहीं है, तो म्यांमार इसमें मेंबर नहीं है। रिसेंटली क्वाड मीटिंग हुई जिसमें चाइना ने 3 इसके सार्क के मेंबर्स थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल को बुलाया, जो कि एक तरीके से प्रोवोकेटिव स्टेप था हमारे लिए। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अगाती आइलैंड के बारे में है और ये कहां पे फॉल करता है, लोकेशन हमने देखी थी। खास तौर पे फिशिंग के लिए जाना जाता है, ये मेजर इंडस्ट्री है और इसकी लोकेशन जो थी वो देखा था वेस्ट ऑफ कवरती आइलैंड में, कोची के वेस्ट में ये लोकेट करता है। ये यहां पे हमने देखा था। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था इंदिरा रसोई योजना के बारे में। राजस्थान इसको लेके आएगा और यहां पे परमानेंट किचन बनाई जाएगी जहां पे लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। सब्सिडाइज फूड जो है वो दिया जाएगा। 20 रुपए की एक प्लेट होगी जिसमें 12 रुपए जो है गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, 8 रुपए ही बेनिफिशियरी से लिया जाएगा। पहले भी एक स्कीम चलाई गई थी अन्नपूर्णा योजना, जिसमें फूड वैन्स चला करती थी, लेकिन यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फिर हमने ई इनवॉइसिंग के बारे में देखा। 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है तो वहां पर ई इनवॉइसिंग यूज होगा। गवर्नमेंट और CBIT ने मिलकर इसको लेके आए हैं ताकि फोर्ज्ड जो इनवॉइसेज हुआ करते थे उनको खत्म किया जा सके। और यहां पे GST डिपार्टमेंट जो होगा उसके पास पूरा डेटा रहेगा, एनालिटिक्स करी जा सकती है डेटा की
की। तो ऑनलाइन सिस्टम डालने का मतलब ही यही है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। फिर हमने पोसाइडन के ऑर्डर्स प्लेस किए, 6 नए ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हैं, यूनाइटेड स्टेट से लेने वाले हैं, नेवल एयरक्राफ्ट है, इंडियन ओशन के अंदर हमें हेल्प करेगा सर्वेलेंस करने के अंदर, हार्पून मिसाइल टॉर्पीडोज भी इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो इंडियन ओशन में हमारा जो डोमिनेशन है वो इंक्रीज होगा इससे। फिर हमने वन नेशन वन कार्ड के बारे में देखा था। बेनिफिशियरीज को यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर फूड दिया जाता है, 3 रुपए में राइस, 2 रुपए में व्हीट, 1 रुपए में मिलेट। और इसे ऑलरेडी ही 20 स्टेट्स में और यूटीज में इंप्लीमेंट किया जा चुका है, जिसमें से आंध्र प्रदेश भी एक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आईसीडीएस भी आता है, आपका मिड डे मील स्कीम भी आता है और पीडीएस भी आता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 2013 में इसको लागू किया गया था, जिसमें 2/3 ऑफ द इंडियंस जो हैं वो इसमें फॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और इसमें क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे 1 लाइन में बताइएगा। देन लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं वो थे एसके अमन। आप हमें मेल करके बता दीजिएगा कि आपको पीडीएफ इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा, जितना भी आपने स्कोर किया। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में देन यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 स्कोर किया अगर आपने तो इसे दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा आज ही। आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप यहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।